वर्क, देखो वर्क कैसे डिफाइन किया जाता है, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि वर्क इज सिंपल ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वर्क एक प्रकार की प्रोसेस है, ठीक है, और वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिक्स में वर्क की क्या डेफिनेशन है, देखो वो आपने पढ़ाई होगा पहले क्लासों में कि जो वर्क हम बाहर जो यूज करते हैं अपनी कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, और जो फिजिक्स में जो वर्क माना जाता है बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। और तो फिजिक्स में जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक सिस्टम के ऊपर वर्क कब माना जाता है, एक सिस्टम के ऊपर वर्क तब माना जाता है जब बाहर से कोई एजेंसी उसके ऊपर फोर्स लगाए, बाहर से कोई एजेंसी उसके ऊपर फोर्स लगाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो दैट सिस्टम इज सेड टू बी वर्क एट अनदर सिस्टम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब भाई फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है mLT-2, अभी ऊपर लिखा हुआ है ना। फोर्स के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है mLT-2 और गुणा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है L, है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, L होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, mLT-2। यहां पर ये जो फॉर्मूला हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स का, इनटू में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है L1 m0 L1 T0। तो यहां पर L का क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो यहां पर जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा mL की पावर 2 और T की पावर -2, यानी कि जो वर्क के जो डायमेंशंस है मास लेंथ टाइम वो क्या है 1 2 एंड -2, ठीक है। अब जैसे ही इसका डायमेंशन फॉर्मूला है हम इसकी क्या डिफाइन कर देंगे, यूनिट क्या होगा, देखो मास है तो केजी, सिंपल सी बात है, दैट के स्मॉल, ओके, और एल की का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, ओके, एंड टाइम का क्या है -2 तो ये क्या हो जाएगा सेकंड का -2, ठीक है। अब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं जूल, इसको हम क्या बोलते हैं जूल, दैट इज स्मॉल, ये स्मॉल है, ठीक, स्मॉल जूल। तो 1 joule, what is the 1 joule work? 1 joule is the work when 1 Newton force is applied on a body and there is a displacement of 1 meter in the body। अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाए, है ना, कोई सिस्टम है, बाहर से कोई मशीन है, कोई आदमी है, कोई गाड़ी है, कोई भी है जो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है किसी सिस्टम के ऊपर और उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि उसके ऊपर 1 जूल काम हुआ है ना। तो 1 जूल इज द वर्क when 1 Newton force is applied and 1 meter is displacement, okay। भाई अगली है काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, देखो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन तो ऐसे किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी में मोशन है, अगर किसी बॉडी में मोशन है तो उसका क्या, उस मोशन की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, उस मोशन की वजह से। यानी कि देखो एनर्जी क्या है, देखो सबसे सिंपल डेफिनेशन एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं एनर्जी। अगर किसी आदमी के पास काम करने की क्षमता है तो उसके पास क्या एनर्जी, जैसे आप ये वर्ड यूज करते हो कि फलाना बहुत एनर्जेटिक है, मतलब उसके पास कार्य करने की बहुत ज्यादा क्षमता है भाई, वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है। अगर कोई आदमी है वो बिल्कुल लेजी है ना, बिल्कुल लेजी है या फिर बिल्कुल कमजोर है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो वो क्या है लेस एनर्जी, तो उसको काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो जिसके पास एनर्जी है तो उसको हम क्या बोले जाते हैं एनर्जेटिक। और एनर्जी किसके पास होती है, जिसके पास कार्य करने की क्षमता हो, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है, मतलब कार्य करने की वो क्षमता जो उसने कहां से ली है, अपने मोशन की वजह से, है ना। जैसे कि एग्जांपल से समझो आप इस चीज को, जैसे कि एक ट्रक है, एक ट्रक विद स्पीड आ रहा है, मतलब ट्रक में क्या है मोशन है, एक ट्रक है वो जो सड़क पर से रोड पर से बहुत हाई स्पीड से जा रहा है। अब उसके पास स्पीड है मतलब उसके पास मोशन है, तो उस मोशन के कारण उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और बाय चांस बाय फॉल्ट अगर उसके बीच में कोई आदमी आ जाता है या फिर कोई वस्तु आ जाती है, तो आपने देखा होगा जैसे ही उनका
कोलिजन होता है, जैसे ही वो कोलाइड होते हैं, मतलब ट्रक आ रहा था और ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसके बीच में आ गया, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट दूर जाके गिरता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके ऊपर वर्क हुआ है, ये वर्क किसने किया है? ट्रक ने। और ये ट्रक की किसकी वजह से आई है ये एनर्जी? ड्यू टू इट्स मोशन, है ना। अगर ट्रक खड़ा है ना, जो ट्रक का जो ड्राइवर है वो ढाबे के ऊपर चाय पी रहा है, ट्रक खड़ा है, अब उसके पास आप जाकर खड़े हो जाओ ट्रक के पास, तो आपका डिस्प्लेसमेंट करवा देगा? नहीं करवाएगा भाई, उस टाइम उसके पास मोशन है ही नहीं। जब वो मोशन में था तब उसके पास क्या थी? एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से उसने जो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आया उसका क्या करवा दिया? मोशन करवा दिया। अब अगर ट्रक खड़ा है रेस्ट ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो अब उसके पास कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, उसके कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, उसका मोशन करवा देगा वो? नहीं। क्यों? दैट टाइम दैट डजंट हैव एनी एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी possessed due to the possessed by virtue of their motion। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखो आपने एक चीज और पढ़ी होगी पहली क्लास में, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। हम और मैंने अभी वर्क के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो बताया भी था कि व्हाट इज द वर्क? वर्क इज सिंपली प्रोसेस, है ना, इन विच या बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वर्क, है ना। तो देखो वर्क किसको बोल रहे हैं भाई? इसके पास एनर्जी है, इस व्हाइट बोर्ड के पास एनर्जी है, मान लीजिए कोई एनर्जी है, और वो एनर्जी मान लीजिए इसके पास आ गई, इस मार्कर के पास आ गई, इसकी एनर्जी इसके पास आ गई, तो इसको अब एनर्जी है, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफॉर्म हुई है, तो जो प्रोसेस होगी उसको क्या कह देंगे? वर्क कह देंगे सिंपली। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी आर इक्विवेलेंट, वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। या फिर देखो इनकी डेफिनेशन से पता लग जाएगा, व्हाट इज द एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, उसको क्या कह देंगे? एनर्जी कह देंगे। कार्य करने की क्षमता क्या कह देंगे? एनर्जी कह देंगे, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। तो ये जो एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज, तो इनके लिए जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है ना। तो आर टाइप्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी है ना, उसको सभी को एक ही टाइप में रखा गया है, और उनके लिए जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल ये लिख लो, वर्क वाला फॉर्मूला वर्क होगा। और इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला पड़ेगा वो भी क्या होगा? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, एंड दैट हैव सेम यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड जूल। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी है, उनके लिए सेम यूनिट है और सेम डायमेंशन फॉर्मूला है और सेम टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, चलो भाई आगे फिजिकल क्वांटिटी है अपने लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम हमने शायद डिस्कस किया था, एक नेचर का लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो डिस्कस करते हुए समय हमने थोड़ा सा जिक्र किया था इसका, लीनियर मोमेंटम का, कि लीनियर मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स द अमाउंट ऑफ मोशन इन ए सिस्टम। एक सिस्टम में कितना मोशन है, कितना मोशन कंटेंट है, मतलब मोशन की कितनी क्वांटिटी है, ये कौन बताता है हमें? लीनियर मोमेंटम। ओके, और लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम न्यूटन की बनाई हुई टर्म थी, और न्यूटन सेकंड लॉ में हमें सबसे पहले जो मोमेंटम सुनने को मिलता है वो न्यूटन सेकंड लॉ में मिलता है। ठीक है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ओके, तो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, मास के लिए मास इज बेस क्वांटिटी, वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 l0 t0। मास में लेंथ टाइम का कोई मतलब है ही नहीं, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या होगा? m1 l0 t0 इनटू में वेलोसिटी। भाई अब वेलोसिटी के लिए क्या होता है? देखो वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt-1, तो इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो mlt-1, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मास, लेंथ और टाइम की पावर -1, तो इसके लिए जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? केजी मीटर पर सेकंड, है ना, केजी मीटर पर सेकंड, मास, लेंथ, टाइम। ओके, इंपल्स, भाई इंपल्स क्या होता है? देखो इंपल्स
और इम्पैक्ट सेम से वर्ड लगते हैं ना, और थोड़ा बुराई में इनका जो मीनिंग है वो लगभग सेम सा है। देखो इम्पल्स, इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। देखो इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है, अगर मान लीजिए ये जो वाल दिख रही है आपको, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, है ना, और मैं 5 न्यूटन फोर्स 1 घंटे से लगा रहा हूं इसके ऊपर, 5 न्यूटन फोर्स 1 घंटे से लगा रहा हूं मैं। एक ये वाल है, आपको दिख रहा होगा इसमें, इस वीडियो में एक वाल है ये पीछे, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन, और लगातार 1 घंटे से लगा रहा हूं, कंटिन्यूसली 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। आपको देखोगे 1 घंटे बाद इस वाल पर कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, है ना। तो इसको अब दूसरा क्या करते हैं हम, मैं 100 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, 100 न्यूटन फोर्स लगाता हूं इसके ऊपर फॉर ए 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, है ना, फॉर एक मोमेंट, है ना, एक बहुत बड़ी फोर्स लगाई है एक मोमेंट के लिए, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होगी, इंपल्सिव फोर्स होगी, वो इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, है ना। एक तो मैं क्या कर रहा था, एक छोटी फोर्स एक लंबे टाइम तक, एक छोटी फोर्स लंबे टाइम तक अप्लाई कर रहा था इस वाल के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स है वो बड़ी, सॉरी फोर्स छोटी है, सॉरी फोर्स बड़ी है, लेकिन जो मोमेंट है, जो एप्लीकेशन ऑफ टाइम है, वो क्या स्मॉल है, वो एक मोमेंट्री टाइम के लिए लगती है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। जैसे आप जंप करते हो, है भाई, अब देखो जैसे मैं खड़ा हूं, है ना, मैं इसके ऊपर इस फ्लोर के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, दैट इज नॉट इंपल्सिव फोर्स। अब मैं जंप करूं, है ना, तो जंप के दौरान क्या होगा, एक मोमेंट के लिए एक बहुत हाई फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव। या फिर हैमर से हम कुछ ऐसे आपने देखा होगा जो मार्केट में जो हैमर से लोग बर्तन वगैरह बनाते हैं, है ना, तो वो फोर्स कौन सी है, इंपल्सिव फोर्स। या फिर आप कोई बोल्ट है उसको आप हैमर से इसमें पिच कर रहे हो, तो दैट इज आल्सो इंपल्सिव फोर्स। तो इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो फोर्स के लिए डायरेक्शन फॉर्मूला निकाला था हमने, mlt माइनस 2 और इनटू में टाइम, है ना। टाइम इज आल्सो बेस क्वांटिटी, टाइम अपने आप में बेस क्वांटिटी है, है ना। तो इसमें फोर्स में क्या है, m फोर्स का mlt माइनस 2 और इसमें टाइम्स और जुड़ जाएगा, तो mlt माइनस 2 में टाइम जोड़ेंगे तो t की पावर 1 बच जाएगी भाई। तो इसके लिए बढ़ेगा mlt माइनस 2 की जगह -1 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 1 और है ना, टाइम से गुणा होगी तो 1। तो इंपल्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 1 1 -1, ठीक है। और इसके लिए जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इंपल्स का और लीनियर मोमेंटम का सेम डायमेंशन फॉर्मूला, सेम यूनिट है, ओके। चलो अगली बात आती है पावर की। देखो पावर क्या होती है ना, पावर वर्ड है, आप बहुत बार सुनते हो, अपने डेली लाइफ में बहुत बार देखते हो, व्हाट इज द पावर। पावर वैसे तो इसका अलग अलग डेली लाइफ में अलग नहीं, देखो ये जो मोस्टली ऐसी कई क्वांटिटी है, जैसे वर्क हुआ, एनर्जी हुई, है ना, और ये जैसे पावर की बात करें, ये जो डेली लाइफ में हम जो इन वर्डों को यूज करते हैं तो इनकी अलग सेंस होती है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ी अलग है। पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, या रेट ऑफ इमिटिंग एनर्जी, है ना। कि एनर्जी, देखो एनर्जी और वर्क को हम मोस्टली इक्विवेलेंट क्वांटिटी लेते हैं। इक्विवेलेंट मतलब उनका अलग सीवी फेस लगभग से इक्वल होता है ना, वैसे फिजिकल क्वांटिटी अलग है, ओके। तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, या रेट ऑफ इमिटिंग एनर्जी, है ना। कोई मशीन है वो पर सेकंड पर यूनिट टाइम कितना काम कर रही है, वो रेशियो क्या बताता है हमें, पावर। तो पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पावर। अब वर्क क्या हो रहा है हमारा, वर्क है m1l स्क्वायर t माइनस 2, है ना, ये फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डायरेक्शन फॉर्मूला ये आया था, अपॉन में टाइम हो रहा है बेटा, तो अपॉन में टाइम, तो ये टाइम ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1l स्क्वायर। अब t माइनस 2 और एक नीचे टाइम और है t, तो वो t ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में -1, जो नीचे डिनोमिनेटर में टाइम है, जो नीचे डिनोमिनेटर में t है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1, और ऊपर ऑलरेडी -2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टाइम -3। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर। यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी सेकंड की पावर -2, ठीक है, ओके। देखो थर्स्ट, अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारी थर्स्ट। तो थर्स्ट क्या होता है, थर्स्ट इज बेसिकली फोर्स, है ना।
आप आपका जो 7वां चैप्टर आएगा +1 का फ्लूइड स्टैटिक्स, उसमें पढ़ेंगे थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट इज सिंपली फोर्स बट इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड बाय ए फ्लूइड्स ऑन ए सरफेस व्हिच इज कॉन्टैक्ट इन इट, है ना। जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाती है बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो दैट इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स भाई सेम है ना, फोर्स एक टाइप की। तो फोर्स वाला डायमेंशन फॉर्मूला होगा, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो mlt माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, mlt माइनस 2, ठीक है, mlt माइनस 2 भाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ठीक, ओके। टेंशन, टेंशन इज आल्सो ए फोर्स। आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे टेंशन के बारे में। टेंशन इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैसे तो मोस्टली थ्रस्ट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी। तो टेंशन क्या होती है भाई, टेंशन एक प्रकार का, टेंशन मतलब एक प्रकार का खिंचाव, टेंशन मतलब खिंचाव, एक प्रकार का टेंशन, है ना। जैसे आप जब स्टडी करोगे, कोई सिस्टम होगा और आपने कोई मास को टाई कर रखा है रोप से, है ना, तो रोप क्या हो जाती है, टेंशन आ जाता है उसमें। टेंशन मतलब उसके जो खिंच जाती है एक प्रकार से, तो वो भी एक प्रकार की बेटा फोर्स होती है टेंशन, ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में इसको। टेंशन इज द फोर्स, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स वाला mlt माइनस 2, ओके। सेम यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन, ओके। प्रेशर, देखो प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। अगर किसी सिस्टम के ऊपर देखो फोर्स होगा तो लगभग जस्ट सेंसिबल बात है ये कि फोर्स होगा तो प्रेशर भी होगा। मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो सिंपल सी बात है, उसके किसी ने उसके सरफेस के ऊपर लग रहा है, मतलब उस बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो एरिया होगा वहां पर, है ना। तो प्रेशर हमें ये बताता है कि कितनी फोर्स कितनी एरिया पे लग रही है, है ना। फोर्स हमें क्या बताता है कि कितनी फोर्स कितनी एरिया के ऊपर लग रही है। तो अगर कब एरिया के ऊपर या फिर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, ठीक। जैसे कि आपने देखा होगा, जो पास हो, अगर मान लीजिए पाइप है, ओके, आपके डेली लाइफ का एग्जांपल उठाते हैं, एक पाइप है उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक, वाटर फ्लो हो रहा है। तो अगर आप देखें तो अगर उसमें से उसका एक, अगर जैसे बोलते हैं ना वो लीक होगा, पाइप लीक होगा, अगर उसमें से एक बिल्कुल ही बारीक सा, है ना, मतलब कम एरिया का अगर उसमें से देखें तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। या फिर आपने देखा भी होगा कि जैसे अगर न्यूज वगैरह देखा हो आपने, जैसे ये पुलिस वाले लोग हैं, जब यहाँ पर मतलब वो उसको पुलिस वालों को अगर भीड़ है, क्राउड है, और उसको हटाना होता है, तो कई बार आपने देखा वो पाइप से, बहुत ही बारीक पाइप से बहुत ही हाई प्रेशर का पानी फेंकते हैं ऊपर, है ना। तो वो पानी है वो देखिए बहुत ही हाई अमाउंट में, मतलब उस हाई अमाउंट में मतलब उस पानी का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है ना, और बहुत स्मॉल एरिया के ऊपर, है ना। वो जो पाइप्स होती है वो बहुत पतली होती है बेटा, है ना। तो वो क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। मतलब प्रेशर मतलब अगर प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स का जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है। मतलब एक प्रकार से प्रेशर हमें यही बताता है फोर्स का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कितना है, ठीक है। तो अगर वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो गेट हार्टेड, वो हार्ट हो जाएंगे, है ना। वो कम एरिया पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। ये भी आप डिटेल से पढ़ोगे अगले में। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है भाई। फोर्स का आपने अभी टाइम में फॉर्मूला निकाला है, वो क्या होता है, mlt माइनस 2। नीचे क्या होगा, एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा mlt माइनस 2 अपॉन में l स्क्वायर, ये बढ़ गया भाई। अब ऊपर l की पावर 1 है, नीचे l की पावर 2 है ना। ऊपर एक पावर है, नीचे 2 है, तो इसको l की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो l की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा आपको, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ठीक है। अब इसके लिए यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज कॉल्ड पास्कल, दैट इज कॉल्ड पास्कल, ठीक, दैट इज कॉल्ड पास्कल, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन फोर्स लगती है तो उसको क्या बोला जाता है, पास्कल, ओके।
एंगल, देखो भाई एंगल क्या होता है, एंगल होता है जैसे प्लेन एंगल की बात होगी यहाँ पर, तो प्लेन एंगल इज द जस्ट रेशियो ऑफ आर्क लेंथ और रेडियस, है ना। तो प्लेन एंगल क्या होती है, सिंपली तो ये क्वांटिटी है जो हमें क्या बताती है, रोटेशन बताती है ना, कि दो रे के बीच में कितना रोटेशन हुआ है। मान लीजिए एक ये रे थी, वो रोटेट होकर ऐसे चलेगी, तो ये जो एंगल बना है वो हमें रोटेशन बताएगा कि इसका रोटेशन कैसे हुआ है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। अब आर्क लेंथ भी लेंथ है भाई, आर्क लेंथ हो चाहे लीनियर लेंथ हो, आर्क लेंथ हो, कैसी भी लेंथ हो, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी, है ना। तो आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, और रेडियस इज बेसिकली आल्सो लेंथ, तो आर्क लेंथ अपॉन में लेंथ क्या होगा, ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t0, और इसके यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है। तो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव यूनिट बट देयर इज नो डायमेंशन, है ना। यहाँ पर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास, जिनकी रेडियन, जिनकी यूनिट्स होती है, सॉरी यूनिट होती है, लेकिन उनका डायमेंशन क्या होता है, 0, डायमेंशन नहीं होता उनका। देखो इसका एंगल का m0 l0 t0, है ना, मास में भी 0 है, l में भी 0 है, t में भी 0, ओके भाई। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस, वेवलेंथ क्या होती है, वेव में, है ना, रेडिएशन में डिफाइन होती है। वेवलेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड इन द रेडिएशन और वेव। तो वेवलेंथ इज डिफाइंड इज द लेंथ बिटवीन टू अर्थ, बिटवीन टू क्रस्ट और बिटवीन टू ट्रफ, ठीक है। और वो भी बेसिकली क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी m0 l1 t0, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ओके भाई। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपने सुना भी होगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, है ना भाई। तो नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब नंबर, 10 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 1000 होगा, करोड़ होगा, अरब होगा, नंबर तो नंबर ही होगा। और नंबर हम कल लास्ट में डिस्कस भी किया था, नंबर आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। और नीचे क्या है, सेकंड, तो सेकंड का तो होता है बेटा, है ना। तो नंबर ऑफ साइकिल्स तो डायमेंशनलेस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में t, तो क्या हो जाएगा m0 l0 और t माइनस 1, तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड, ओके भाई। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो मतलब कितनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसका होगा वॉल्यूम पर टाइम, वॉल्यूम पर टाइम। तो वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या पड़ेगा, l क्यूब, है ना, m0 l क्यूब t0, और नीचे टाइम है तो बेटा वो ऊपर जाकर क्या होगा t1, तो ये क्या हो जाएगा m0 l क्यूब और t माइनस 1, तो दैट इज द डायमेंशन फॉर रेट ऑफ फ्लो। और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब अपॉन में पर सेकंड। तो दीज वर सम बेसिक mechanical quantities and these are defined formulas, dimension formula and units, okay।